कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं है। अब देखिए, आपके जीवन में दो प्रकार के सर आए होंगे। हमेशा हम कहते हैं, एक प्रकार के सर ऐसे आए होंगे कि जिनके आने पर आप किताब खोल करके याद करना चालू कर दिए होंगे, और एक प्रकार के ऐसे सर आए होंगे जिनके आने पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वह पूछताछ नहीं करते थे। अच्छा, दो प्रकार के सर में एक प्रकार के वैसे सर रहे होंगे कि जिनसे आप सवाल जवाब करते थे, और एक प्रकार के वैसे सर रहे होंगे कि क्या हिम्मत है कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं। समझ रहे, मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति वाले लोग। जैसे जब जो है, कभी कभी ऐसे टीचर आपके स्कूल में कोई मिल जाते हैं कि कलम का ढक्कन भी अगर बेंच से नीचे गिर गया तो धीरे धीरे उठाएगा कि कहीं बज न जाए और सर जी सुन न ले। समझ रहे बात को? ऐसा ऐसा सर हम आपको बता रहे सर, पहले का शिक्षा व्यवस्था जो हुआ करता था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा था। टीचर को देखते लड़का का हालत खराब हो जाता था कि बोले तो बोले क्या। हमारे स्कूल में, सरकारी विद्यालय में जब हम पढ़ते थे, अपनी बात बता रहे हैं, तो हमारे सर थे हरी सर, बड़ा स्ट्रिक्ट माइंडेड आदमी थे। उनके क्लास में जब हम लोग अगर ऐसे खेलते रहते थे, किसी को मारते हैं, किसी को ऐसे झपट्टा मार रहे हैं, किसी का किताब ले रहे हैं, कॉपी ले रहे हैं, तो अचानक से अगर वो क्लास में एंट्री कर गया तो ऐसे टेढ़ा तो धीरे धीरे सीधा होते थे। इतना खौफ था उनका। क्या है कि कक्षा में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं है। बच्चा को थोड़ा सा इंटरेक्ट करने का मौका देना चाहिए, बच्चा को थोड़ा सा वार्तालाप करने का मौका देना चाहिए। ये नहीं एकदम चुप, कोई नहीं बोलेगा, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, जितना लिख दिए उतना लिखना है। तब साहब आप शिक्षक नहीं है, तब तो आप दानव हैं, क्योंकि राक्षस से लोग डरता है, भगवान से नहीं। भगवान से आज तक कोई डरा हुआ है जी? राक्षस से डरता है। तो जब आप ऐसे कहते हैं कि देखो एनसीएफ 2005 आज पढ़ाने जा रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा, जो लिख रहे हैं यहाँ पर उतना सुनना है, उतना ही से परीक्षा में आएगा, कोई एक क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए, अब बताइए, इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में? इंटरेस्ट। अब हम वहाँ पर क्या कर दिए, कक्षा कक्ष में शांति का नियम बना दिए बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि मेरा क्लास बहुत शांत रहता है, तो शांत नहीं रखना है ना, थोड़ा सा बोलने का मौका तो दीजिए, पूछताछ करने का मौका तो दीजिए। तो कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि बच्चा जब इंटरेक्ट करेगा ना आपस में, बच्चा जब एक दूसरे से कुछ कुछ टॉपिक के बारे में जब डिस्कशन करेगा, तो बच्चे में तार्किक विकास होगा, बच्चे में चिंतन का विकास होगा, बच्चा का थिंकिंग और लॉजिकल पावर बढ़ेगा। लेकिन वो जब बात नहीं करेगा तो उसका लॉजिकल और थिंकिंग पावर बढ़ेगा। क्लियर बात समझ में आया? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं। खेल आनंद और सामूहिकता लिखा हुआ, खेल आनंद सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की बात को महत्व नहीं दे। हम लोग जब स्कूल में, जब आप भी स्कूल में रहे होंगे, तो बहुत सारे खेल कराया जाता है। आप देखते होंगे फुटबॉल का आयोजन। देखिए, सब के पीछे हम कहानी बताएंगे, सब के पीछे। अब मेनली आपको उसी कहानी को याद रखना है, वो लाइन रटने से कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, जब आप अपने स्कूल में, जब आप टीचर रहेंगे, आप जब बच्चे रहे होंगे, तो आपके स्कूल में बहुत सारा एक्टिविटी कराया जा रहा होगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को कुरिकुलम एक्टिविटी। ठीक है ना? उसमें हम लोग बच्चा को फुटबॉल खिलवाते हैं, उसमें बच्चा को हॉकी खिलवाते हैं, उसमें बच्चा को सिंगिंग करवाते हैं, उसमें बच्चा को डांसिंग कराते हैं। ठीक है ना? 15 अगस्त पर तरह तरह का आयोजन हम लोग कराते हैं कि कोई बच्चा डांस करेगा, कोई भाषण देगा, कोई गाना गाएगा, इस तरह की बात हम लोग करते हैं ना। तो हम लोग उसको क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि खेल आनंद और सामूहिकता हम क्यों बनाते हैं? आज के डेट में क्या होता है कि खेल आनंद और सामूहिकता के भावना को केवल रिकॉर्ड तोड़ने और जोड़ने के लिए नहीं बना रहा। ये नहीं कि 2 आदमी डांस किया है और देखो ये फर्स्ट कर गया, इसका डांस बहुत अच्छा था, इसको पुरस्कार दिया जाए, और देखो ये कितना अच्छा किया, तुम बेकार किया, एकदम बेकार हो जाओ। क्या होगा बच्चा में? नकारात्मक अभिप्रेरणा। आपने देखा होगा स्कूल में एक चीज कि जब बच्चा जो है, अगर किसी डांस में 10 आदमी पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 आदमी आता है, तो ये तीनों को पुरस्कार दिया जाता है।
और उसके बाद में इसको बड़ा बड़ा, इससे सबसे बड़ा पुरस्कार इसको मिलेगा, थोड़ा सा छोटा इसको मिलेगा और थोड़ा सा छोटा इसको मिलेगा। लेकिन जो बाकी 7 को बच गया उसको भी कोई ना कोई पुरस्कार दिया जाता है, भले वो 5 रुपये का लिंगलाइजर पेन हो, लेकिन दिया जरूर जाता है। क्या, क्यों कारण है? कारण ये है, और यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे तुमने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तुम स्टेज पर आकर के परफॉर्म किया है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बच्चे तो ये भी नहीं कर पाते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किया, बहुत शानदार किया। बच्चा का पॉजिटिव मोटिवेशन बना रहेगा, दूसरे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने का उसको मन करेगा। और कहिएगा यहाँ पर कि देखो 3 को छोड़कर बाकी सब बेकार किया, तो क्या बच्चा अगले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेगा? उसको तो लगेगा अरे हम तो बेकार करते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है जाने का। हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन, तो केवल रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने के लिए ये सब कार्यक्रम हम नहीं कराते हैं। कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम कराते हैं ना, सरस्वती पूजा के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर, 26 जनवरी के अवसर पर। तो इस समय हम लोग क्या कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल इसलिए कराते हैं कि बच्चा को ये नहीं कहना कि हाँ तुम अच्छा डांस किए, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, ये गलत किया, इसका अच्छा नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना। हमको ये कहना कि तुम पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे बच्चों में क्या होता है, सकारात्मक अभिप्रेरणा का विकास होता है, बच्चों में पॉजिटिव मोटिवेशन का विकास होता है। तो वही कह रहा है कि खेल, आनंद और सामूहिकता की भावना को केवल सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की बात को महत्व नहीं देना। मतलब ही नहीं कि हाँ तुम अच्छा किया, तुम बुरा किया, बस ये कहना है कि तुम लोगों ने जो भी किया वो सब अच्छा किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या कहता है कि बच्चों के अभिव्यक्ति में मातृभाषा की स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। मातृभाषा के बारे में तो बताएं, क्या होता है बताइए। हाँ, अपने घर परिवार और परिवारजनों या माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बुआ एनसीएफ 2005 भी इसको बड़ी फॉलो करता है। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चा अपने सवालों का जवाब या अपने मन की भावना को अगर मातृभाषा में चाहता है व्यक्त करना तो व्यक्त करने दीजिए, उसको रोकिए मत। फेरू और फिर वाला कहानी बताए थे आप लोगों को? नहीं बताए थे? बताए थे हम कि जब एक बच्चा से हमने पूछा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, भाषा अर्जन किसे कहते हैं, तो बोला कि सर पहले बच्चा को सिखाने का प्रयास करेंगे, अगर फेरू नहीं सीखता है तो फेरू से सिखाने का प्रयास करेंगे, अगर फेरू से कहीं नहीं सीखे सर तो फेरू से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा कि आप जो भी बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं, सार्थक बोले। एक बार ताली बजाओ सब, वाह वाह क्या जवाब है आपका। तो थोड़ा सा चौक रह गया कि भाई देहाती में बोले फिर भी सर ताली बजवा दिए, है ना। तो क्या कर रहा था कि सर फेरू से नहीं सीखेगा तो फेरू सिखाएंगे, अगर फेरू नहीं सीखता तो फेरू से बताने का प्रयास करेंगे, अगर फेरू से नहीं समझता तो फेरू से सिखाने, बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। क्या था उसमें? फेरू फेरू फेरू, समझ रहे हैं। अब क्या था कि जब हमने सवाल किया तो हमने कहा वाह वाह क्या जवाब दिए, एक बार ताली बजाओ। यहीं की बात है, चंदमारी ब्रांच पर, जब वहाँ पर हमारा ब्रांच था वहीं पर की बात है। तो हमने कहा क्या जवाब दिया, सबको एक बार ताली बजाओ भाई। तो ताली में बोला कि सर गलत बोल दिए क्या? हम कह रहे नहीं भाई, कौन बोल रहा है, एकदम सही बोले हुए। लेकिन बुआ एकदम भाषा अर्जन के बारे में तुम जो परिभाषा दिया है ना, एकदम जानदार और शानदार था, एकदम मन खुश हो गया, दिल गदगद हो गया एकदम। लड़का को लगा कैसे, लेकिन एक बात मानेगा हमारा? तो जी सर। तुम हमको शिक्षक मानते हो? तो जी सर। बुआ ये वो काम करेगा? तो जी सर। फेरू को फिर में बदल लेगा। बात समझ रहे हैं? फेरू को किस में बदलना है? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फेरू को फिर में बदलना है। अब देखिए हम क्या किए, फेरू जो था उसके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव था, उसके लोकल लैंग्वेज का प्रभाव था, उसके घर परिवार और समाज के भाषा का प्रभाव था। उसने बिल्कुल परिभाषा को सही बोला था। लेकिन उस समय हम कहते क्या फेरू फेरू लगा कर बैठा, बैठो, बोलने नहीं आता, अभी इतना बड़ा हो गया, 25 साल उम्र हो गया, फेरू फेरू बोलता है, क्या भाषा है जी। अगर इस तरह से बोल देते ना तो शायद वह बच्चा कल होकर के क्लास भी नहीं थी, या उसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रेरणा, हम कितना गलत बोले, कितना गंदा बोले हैं कि सर हमको बोल दिए कि बोलने तुमको नहीं आता है।
लेकिन देखिए हम कितना आसानी से उसको पॉजिटिव मोटिवेशन दे दिए, कितना आसानी से। उसको लगा भी नहीं कि हम कुछ गलत बोले हैं, और उसको ये भी लगा कि हम सही बोले हैं, उसको ये भी लगा कि ताली भी बज गया, और उसको ये भी लगा कि गलत बोले हैं तो फिर सुधार भी लिए हैं। तरीका है, साइकोलॉजिकल तरीका है, मनोवैज्ञानिक तरीका है कि कैसे बच्चों में हम सुधार ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी बच्चा को आप किसी प्रश्न पूछते हैं, किसी बच्चा से अगर किसी तरह का प्रश्न पूछते हैं, अगर वह अपने ही भाषा में, देखते होंगे परीक्षा में लिखा रहता है कि विद्यार्थी कृपया अपने भाषा में ही उत्तर दे, लिखा रहता है ना। अगर कोई प्रश्न पूछते हो, क्या भाषा अर्जन अधिगम के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप अगर अपने मातृभाषा में उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं कि जो हम लिखे उतना ही कहो, जो हम लिखे उतना तुम नहीं बोला इसका मतलब तुमने सही नहीं किया, ऐसा नहीं है। बच्चा को देखिए निष्कर्ष यही निकल रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा जब अपने मन के भाव को व्यक्त करने लगे, अगर वह मातृभाषा में अपने मन के भाव को व्यक्त करना चाहता है, अगर वह अपने घर परिवार के भाषा में अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको मोटिवेशन देना चाहिए कि बेटा बिल्कुल तुमने सही बोला, हाँ जहाँ गलती किया है फेरू को फिर में बदल देंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। ये नहीं कहना है कि तुमने गलत किया, ये नहीं कहना है कि तुम एकदम बेकार पढ़ाया या बेकार तुम परिभाषा दिया, ये नहीं कहना। ये कह दीजिएगा तो कल से बच्चा स्कूल छोड़ देगा। बात समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया यहाँ पर, क्या बताइएगा कि बच्चों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन का भाव, जो अंदर मन का भाव है उसको हम लोग अभिव्यक्ति कहते हैं। मन के विचार को ही हम लोग अभिव्यक्ति कहते हैं। लिख लीजिएगा, जो लोग को नहीं समझ में आए वो लोग लिख लेंगे नोट्स में। तो बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। मतलब मन के विचार को प्रकट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमको किसको देना है बुआ, मातृभाषा को देना है। ठीक है बात। क्योंकि क्यों देना है पता है, क्योंकि मातृभाषा में आसानी से वो अपने शब्दों को, अपने विचारों को रख सकता है आपके सामने। हाँ, धीरे धीरे उसको मानक भाषा की तरफ लेकर जाना है। अगर बच्चा को गलती से कह दिया मम, तो उसको पीट देंगे कि मम काहे कहा है। अरे मम कह दिया कि ठीक है बेटा बिल्कुल सही बोले हो, लेकिन एक बात मानोगे तो जी तो पानी कहो ना, और फिर एक बात मानोगे तो जी तो वाटर कहो ना, इसको छोड़ दो बाबू सोना। समझ रहे हैं ना, बच्चा सीख लेगा धीरे धीरे आसानी से। आपके अंदर में तरीका होना चाहिए। अब ये नहीं कि कल से अगर मम बोला तो पिटाई चालू कर देंगे, पानी नहीं बोला जब तक पानी नहीं देंगे, अब ये गलत हो गया। बात समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद में देखिए, शिक्षक जो है ना, अगर चाहे तो बच्चों का जिंदगी यूं सुधार सकता है, यूं संवार सकता है। आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के कोटा की कहानी आपको बता रहे हैं। एक लड़की जो मेडिकल का तैयारी करती थी, रियल घटना है, वास्तविक घटना है, 3-4 साल पहले हुआ। एक लड़की जो है वो मेडिकल का तैयारी करती थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में, रेगुलर क्लास करती थी, हर टेस्ट में उसका टॉप रैंक आता था। मतलब कोचिंग का जो टेस्ट होता है उसमें उसका रैंक एकदम 1, 2, 3 रहता था। तो क्या होता है कि नीट के परीक्षा से पहले, मेडिकल के लिए नीट का परीक्षा लिया जाता है ना, तो नीट के परीक्षा से पहले एक फाइनल टेस्ट कोचिंग संस्थान के द्वारा लिया गया कि भाई आपको यह मूल परीक्षा के पहले हम आपसे एक फाइनल टेस्ट लेते हैं, जैसा हम भी यहाँ पर लेते हैं। परीक्षा के 5 दिन पहले सारे बच्चों को बुला करके वो टेस्ट का आयोजन कराते हैं यहाँ पर भी हम, और बजाते उसमें हम रिजल्ट निकलवाते हैं। उसमें रैंक आपका दिखाते हैं कि आपका पूरा छतौनी और चंदमारी ब्रांच से लेकर के सब बच्चों में आपका रैंक कितना है, लिस्ट डाला जाता है, साटा जाता है, जो है जहाँ पर नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लगाते हैं सारे बच्चों का। हर साल हम इस चीज़ का आयोजन कराते हैं। क्वेश्चन सेट करके हम आपको OMR देते हैं और उसके साथ साथ में क्वेश्चन देते हैं, और फाइनल टेस्ट का आयोजन सबको साथ में मिला करके कराते हैं। यहाँ भी एक ही समय में ऐसा टाइम सेट करते हैं कि एक ही समय में यहाँ पर भी होता है और एक ही समय में वहाँ पर भी होता है कि क्वेश्चन का हेरा फेरी ना हो। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से शेड्यूल रहता है, हर साल हम इसका आयोजन कराते हैं। तो फाइनल टेस्ट होता है, तो उस कोचिंग में कहा गया फाइनल टेस्ट होगा। उस फाइनल टेस्ट में क्या हुआ कि लड़की का प्रदर्शन थोड़ा सा खराब रहा, पुअर रहा, उतना अच्छा वह नहीं कर पाई। तो लड़की वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली कि सर हम तो हर टेस्ट में बहुत अच्छा करते थे, पर ये वाला टेस्ट मेरा गड़बड़ हो गया सर। कैसे सर, क्यों सर? अब जो लड़की हमेशा फर्स्ट करे और डायरेक्ट उसका जो है रैंक 50 आ जाए तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो होगा
कि भाई हमेशा टॉप करते थे, इसमें कैसे गड़बड़ हो गया। और ऊपर से उसका फाइनल एग्जाम होने वाला था, तो टीचर के पास में वो लड़की गई और बोली कि सर देखिए कैसे हो गया सर, कुछ बताइए सर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है सर, कहाँ गलती हो रही है, थोड़ा सा बताइए। तो टीचर ऐसे ही इस बात को सुन रहा था जो लड़की कह रही थी, और लड़की को सीधा वो बोल दिया टीचर कि इस बार तुम फेल कर जाएगी। लड़की को सिर्फ ये बोला कि इस बार तुम्हारा तैयारी नहीं अच्छा है बाबू, तुम फेल कर जाएगी, सेकेंड बैच में फिर से तैयारी में एडमिशन ले लो, इतना ही बात बोला। उसके बाद लड़की वो ऑफिस से निकली और जहाँ हॉस्टल में रहती थी वहाँ पर गई और आत्मदाह कर ली, मर गई। रूम बंद करके पंखा में फंदा लगा ली। पता है क्यों? एक शिक्षक के गलत नकारात्मक बातों के कारण वो अपने जिंदगी को खो दिया। समझ सकते हैं आपके बात का बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन के लिए कितना अहम होता है आपका बात। इसीलिए शिक्षक को हमेशा सोच समझ कर कहीं भी बोलना चाहिए। आप सोचिए वो लड़की अपने ज़िंदगी से हाथ धो दी ना, किसके कारण? उसके कारण। देखिए आप, उसका बाप, उसकी मम्मी कितना ज़्यादा अपने जो है बेटी को पढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल की होगी, बेटी को रखे हुए थे वो लोग पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक का एक नकारात्मक वाक्य के कारण लड़की अपना ज़िंदगी खो दी। उसके दिमाग में पता है क्या हो गया कि सर है, और सर तो हमको कह दिए कि तुम फेल कर जाएगी इस साल, तब तो पास हम कर ही नहीं सकते, बस इतना ही के लिए। तो फिर हमको ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। इतना ज़्यादा वो टेंशन में चली गई, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि अपने जीवन से हाथ धो लिया। किसके कारण? एक शिक्षक के कारण। आपको बता रहे हैं कि शिक्षक जो है वो बच्चों का भविष्य का निर्धारण करता होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप अपने बात और विचार पर हमेशा कंट्रोल रखेंगे कि हम किस बात को बच्चों के सामने बोलने जा रहे हैं। वो जो कॉपी चेक करके जब बच्चा को गलती होता है तो कॉपी जो फेंक देते हैं ना, उससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ नहीं है। बच्चा के साथ हमेशा सकारात्मक रिस्पॉन्स आपको रखना है, हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखना है। दुनिया बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहा है। पहले के ज़माना कुछ और था। पहले के ज़माने में जब शिक्षक रोड पर चलते थे तो बच्चा वहाँ से पूरा घर में दुबक जाता था, लेकिन आज जब टीचर आते हैं तो बोलता है बच्चा टेक्नोलॉजिकल हो गया ना, बच्चा मास्टरवा आ रहा है। समझ रहे हैं ना ये वाला बात? क्लास 9-10 के बच्चा को जब आप पढ़ाइएगा, किशोरावस्था का काल होता है, आंधी तूफान तनाव का काल, स्टेले माहौल का कहना था। वही बच्चा है जो रोड पर आए थे, फलाना सर के हम देखे हैं, फलाना चौक पर शिखर खा रहे थे, रजनीगंधा खा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे फलाना सर। कल जब आप क्लास में देखे, सर कल देखे थे आपको। पहले हिम्मत है आपको बोलने का। शिक्षा केंद्रित शिक्षा में आज से 10 साल पहले की बात बताए, आपका हिम्मत नहीं कि टीचर को आप बोल दीजिए कि आप वहाँ देखे थे, उसके बाद गर्दा उड़ा देंगे वो। समझ रहे हैं ना? तो वो पहले का सिस्टम था। अब जो है धीरे धीरे क्या हो गया, जमाना चेंज होते चला गया। इसमें देखिएगा, शिक्षक अधिगम परिस्थिति में मातृभाषा का उपयोग सबसे अधिक करना है। हाँ, आप भी जब भी बच्चों को लर्निंग कराइए, अधिगम परिस्थिति का मतलब लर्निंग सिचुएशन, ठीक है? परिस्थिति का मतलब होता है सिचुएशन और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो टीचर को हमेशा लर्निंग सिचुएशन में मदर टंग का ही उपयोग करना चाहिए, हमेशा मातृभाषा का ही उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मातृभाषा से बच्चे क्या करेंगे, जल्दी सीखेंगे, फटाक से सीख लेंगे। क्लियर? उसके बाद में, क्योंकि हम तो पहले ही बताए ना बाबू कि प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा में सिखाने का प्रयास करना, बताए। मातृभाषा जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया हमने, एक लाइन लिखा होगा देखिएगा। उसके बाद में कहता है कि पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार बालक का होना चाहिए। हाँ, लाइब्रेरी में अगर बच्चा जाता है तो उसके मन से पुस्तक चुनने का अधिकार दीजिए, ये नहीं कि वो लाइन में नहीं घुसना है, इसमें से जो लेना है ले लो, नहीं तो बाहर निकलो। अब ये गलत हो गया। उसके मन के अनुसार, देखिए उसके मन के अनुसार किताब जो है चुनने का उसको अधिकार, उसको जो मन करेगा वो किताब लेगा आपसे। बात समझ रहे हैं? बेसिकली एनसीएफ 2005 पता है कहाँ फोकस कर रहा है? इतना बात पढ़ करके आपको यह बात मिला होगा कल के और आज के क्लास से कि एनसीएफ फोकस कर रहा है केवल बच्चा के सकारात्मक रूप पर। मतलब हर स्थिति में बच्चा को फायदा होना चाहिए, हर परिस्थिति में बच्चा को फायदा होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में है कौन शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो भैया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जब भी सीटेट में बैठिए परीक्षा देने, तो अपने आप को नौकर मानिए और बच्चा को आप मानिए अधिकारी। बात समझ रहे हैं?
और यही मेंटेलिटी से जब आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आपका फटाफट क्वेश्चन सही होगा। आप अपने आप को अधिकारी मान लीजिएगा और बच्चा को नौकर मानिएगा, उस मेंटेलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन गलत होते जाएगा। मेंटेलिटी साइकोलॉजिकल टर्म होता है। सीटेट के परीक्षा के 5 दिन के पहले किसी से तनाव ना करे, किसी से टेंशन ना करे, क्योंकि आपका एग्जाम खराब चला जाएगा। बात समझ रहे, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर उसमें रहता है, मनोवैज्ञानिक दबाव। उसके बाद देखिए, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों मातृभाषा का प्रयोग सबसे अधिक करना है। पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार बालक को होना चाहिए। दंड व पुरस्कार की भावना सीमित मात्रा में। हाँ, बच्चा को गिफ्ट भी देना है तो एक लेवल होना चाहिए, पनिशमेंट भी देना है तो एक लेवल। ये नहीं कि मारते मारते बुखार लगा दी एकदम, ऐसा करना चाहिए क्या? इतना पिटाई की है कि 4 दिन तक उसको फीवर था, एकदम हाई फीवर, पिटाई के कारण। तो दंड और पुरस्कार की भावना देना है। देखिए, पनिशमेंट देना है बच्चों को। एनसीएफ 2005 नहीं कहता कि पनिशमेंट देना, पनिशमेंट दीजिए, लेकिन उसका एक सीमा निर्धारण है भाई, कि पनिशमेंट किस प्रकार के देना है। बात से भी किसी को पनिशमेंट आप दे सकते हैं। कोई खड़ा होकर के सवाल का जवाब दे दिया, कोई नहीं दिया तो बोले कि देखिए आप ही के दोस्त है, कितना अच्छा जवाब दिए, पढ़िए लिखिए, कुछ अच्छा कीजिए, इनके तरह बढ़िया कीजिए, आपका नाम होगा। बताइए, आपके दोस्त है, कितना अच्छा जवाब दीजिए, आप नहीं दे पाए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, वो भी पनिशमेंट ही है। ऐसा थोड़े कि डंडा से मारेंगे तभी पनिशमेंट होगा, नहीं ना। तो पनिशमेंट का भी अपना एक क्या होता है, सीमा होता है। पुरस्कार भी देना है तो एक सीमा होता है पुरस्कार का। हम कह दिए कि जो बच्चा क्वेश्चन का जवाब देगा उसको एक डेयरी मिल्क देंगे, फिक्स कर दिए। बोले कि बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है। एक बच्चा बोला सबसे पहले में सर पटना, और दूसरा बोला मुंबई। तुम क्या बोला है जी? पटना। तुम क्या बोला है? मुंबई। तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर था पटना वाला। चलो एक डेयरी मिल्क तुम्हारे लिए। तुम क्या बोला है? मुंबई बोला है। तुम्हारा गलती था, लेकिन ठीक है ले लो। अब बताइए, वहाँ पर गिफ्ट का कोई माने रह गया? उसके बाद तो गलतियों बोलेगा बच्चा, क्योंकि डेयरी मिल्क तो दोनों स्थिति में मिल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? अरे डेयरी मिल्क तो हमको दोनों स्थिति में मिल रहा है, गलत बोले चाहे सही। तो फिर वहाँ पर पुरस्कार की भावना को, पुरस्कार का सम्मान होगा? वहाँ पर नहीं होगा, इज्जत ही नहीं है पुरस्कार का, फिर सम्मान ही नहीं देगा बच्चा। क्योंकि डेयरी मिल्क चाहे हम पटना बोले तब, मुंबई बोले तब, दोनों स्थिति में हमको मिलना ही है। तो उसके लिए अब टेंशन नहीं लगा, कुछ बोल देंगे, मिलना तो है। बात समझ रहे? तो दंड और पुरस्कार की भावना जो है क्या करना है, एक सीमित मात्रा में आपको उपयोग करना है। बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। ये तो बात हमेशा कहते हैं आपको, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया है ना। देखिए, बच्चों के अनुभव और स्वर का मतलब क्या हुआ? उसके अनुसार, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार। सीधा एक लाइन लिख सकते हैं वहां पर, उसके अनुसार। किसके अनुसार? बच्चों के अनुसार। बच्चों के अनुभव और स्वर के प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब होता है प्रायोरिटी, है ना। उसके मन के, उसके अनुभव को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके रुचि को प्रायोरिटी देते हुए कौन सा शिक्षा व्यवस्था को चलाना है? बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को चलाना है, जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आई? और बाल केंद्रित शिक्षा से क्या क्या फायदा होता है वो हम आपको बता चुके हैं। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा द्विध्रुवीय होता है कि 3 ध्रुवीय? 3 ध्रुवीय। पहला ध्रुव पर कौन होता है? शिक्षक। कौन बोला है बालक जी? पहला ध्रुव पर शिक्षक, और दूसरा ध्रुव पर कौन होता है? और तीसरा ध्रुव पर कौन होता है? पाठ्यक्रम होता है। पहले जो शिक्षा व्यवस्था था कौन के ध्रुवीय था? द्विध्रुवीय था। पहला ध्रुव पर कौन था? दूसरा पर बालक था। केंद्र में कौन रहता था पहले? अब कौन केंद्र में रहता है? तो जो केंद्र में रहेगा उसी के अनुभव स्वर के अनुसार न शिक्षा पद्धति को प्रदान करेंगे। तो अभी के सिस्टम में कौन सा है हमारा? सीसी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक बात बताना बाबू, सीसी को एक और किस नाम से जाना गया है? इसको कहा गया है प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, कहा गया ना सीसी को। इसको कहा गया राजतांत्रिक शिक्षा। क्लियर? तो बच्चा को हमेशा उसके अनुभव और स्वर को प्रायोरिटी देते हुए कैसा शिक्षा व्यवस्था चलाना है हमको? बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था चलाना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू हमको काम करना है। शिक्षा का समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग होना चाहिए हमेशा, टाइम टाइम पर। इसीलिए सरकारी विद्यालय में देखते होंगे कि आज मीटिंग है, आज ट्रेनिंग है, आज बीआरसी में ट्रेनिंग है, आज सीआरसी में ट्रेनिंग है। ऐसा क्यों कराया जाता है?
क्योंकि उसमें ट्रेनिंग दे करके नया नया चीज़ों को बताया जाता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई अब पढ़ाने का तरीका भी तो चेंज होना चाहिए। पहले बच्चा को हम ऐसे लिख करके सिखाते थे, अभी कह रहा है कि बच्चा को स्मार्ट बोर्ड पर जो है ए लिख करके और एप्पल बना करके दिखाइए, सुंदर सुंदर फिगर दे करके बच्चों को सिखाइए। ऐसा ही नहीं करा। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो स्मार्ट बोर्ड चलाने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ। तो इसीलिए समय समय पर प्रशिक्षण भी टीचर का होना चाहिए एवं उनका मापन मूल्यांकन भी नियमित होना चाहिए। मेजरमेंट, शिक्षक का मेजरमेंट होना चाहिए। मेजरमेंट का मतलब ये नहीं कि उसका लंबाई कितना बढ़ा, नहीं, समझ रहे हैं ना। मेजरमेंट का मतलब ये हो गया, इवैल्यूएशन का मतलब ये हो गया। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन, मतलब आपका जांच परीक्षा होना चाहिए समय समय। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों से लिया गया था दक्षता परीक्षा। अब वो इस प्रकार का दक्षता परीक्षा, भले बिहार सरकार था तो वो दक्षता परीक्षा लिया, बोला कि खरगोश और कछुआ में कौन पहले पहुंचा, वो दक्षता परीक्षा में पूछा गया था। शिक्षा मित्र के दक्षता परीक्षा, बिहार सरकार धन्य है महाराज, जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जो टीचर शिक्षा दे रहे हैं, उनसे आप पूछते हैं कि भाई कछुआ और खरगोश में कौन पहले पहुंचा, और उनसे आप पूछते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। बात समझ में आ रही है। अब उसको भी ऑफर देते हैं कि एक बार में नहीं पास किया तो कोई बात नहीं, दूसरा में पास कर जाओ। आप दूसरा बार में भी पास नहीं किया तो कोई बात नहीं, तीसरा बार में भी पास कर जाओ। अब बताइए, जिस टीचर का एग्जाम लिया जा रहा है, अब वही टीचर उसमें गार्डिंग भी कर रहा है और उसी का साथी एग्जाम दे रहा है, वो भी एक बार में नहीं 3 बार में भी कम से कम पास कर जाओ, कौन बिना पास कहे रहेगा जी? समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपको टीचर का हमेशा समय समय पर मापन होना चाहिए, शिक्षक का हमेशा समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। मापन को बोलते हैं मेजरमेंट, मूल्यांकन को बोलते हैं इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है बड़ा, मापन का क्षेत्र होता है छोटा। ठीक है बात। जिस तरह से वृद्धि विकास के बारे में आपको पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, तो देख लीजिए, वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। अगर किसी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं। एक बार ध्यान देना बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, किसी व्यक्ति में मात्रा में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वृद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। और किसी व्यक्ति में मात्रा में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि का क्षेत्र इतना बड़ा होता है लेकिन विकास का क्षेत्र इतना बड़ा। विकास का क्षेत्र बड़ा है कि वृद्धि का? विकास का क्षेत्र बड़ा है। मान लीजिए, सुनिए बता रहे पूरा बात। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम आदित्य कुमार है और हम 3 साल के एज में 1.5 फीट के थे, समझ रहे हैं? 3 साल के एज में कितना फीट के थे? 1.5 फीट के थे। अभी मेरा उम्र 25 साल है और अभी हम 5.5 फीट के हैं। बात समझ में आ रही है? तो 1.5 फीट से 5.5 फीट का हो गए। यह हमारे मात्रा में परिवर्तन हुआ कि गुण में? मात्रा में। इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं? अरे पहले मेजरमेंट किए थे तभी ना पता लगा था कि हम 1.5 फीट का हैं। आइए, और अभी जो है हमको यह पता लगा, जब मापे हैं हम अपने आप को, तब हमको पता चला कि हम कितना फीट का है बाबू? 5 फीट का है। मतलब हमको पता चल गया कि भैया 1.5 फीट से 5 फीट हम बढ़े हैं। कितना बढ़ गए? अरे कितना बढ़े बताइए ना, आप जोड़ते रहिए जितना बढ़े, लेकिन बढ़े तो सही ना। 1.5 फीट से आप कितना फीट का हो गए? 5.5 फीट का हो गया। भैया ये वृद्धि है, ये विकास नहीं है, नॉट डेवलपमेंट, वृद्धि। लेकिन अगर वही कहेंगे आपसे कि 3 साल के एज में आपका वजन जो है वो 10 केजी का था, अभी 25 साल की उम्र में आदित्य कुमार का वजन 65 केजी का हो गया है, क्या हुआ ये? कौन कह रहा है विकास? अरे ये भी मात्रा में परिवर्तन, देख रहे हैं, इसको माप सकते हैं। उस समय मापे थे तब ना 10 केजी के थे, अभी मापे तब ना पता चला कि 65 केजी के हैं, मतलब 55 केजी बढ़ गए। तो हमारे मात्रा में परिवर्तन हुआ कि नहीं?
तो जब मात्रा में परिवर्तन होगा क्या होगा? वृद्धि होगा, दैट इज ग्रोथ। लेकिन यह आदित्य कुमार नाम का व्यक्ति 3 साल के एज में था तो सिर्फ यह कहता था मामा, पापा, चाचा, और 25 साल की उम्र में 3 घंटा स्टेज पर चढ़कर भाषण देता है। यह हमारे गुण में परिवर्तन है कि मात्रा में? यह हमारे गुण में परिवर्तन। तो यह हमारा क्या है? डेवलपमेंट है, यह हमारा विकास है। अच्छा, विकास ऐसा चीज है जिसको आप माप भी नहीं सकते। विकास को आप माप नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, महसूस कर सकते। लेकिन वृद्धि को आप माप सकते हैं। माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? देखिए ना, 1.5 फीट से 5 फीट 5.5 फीट का हो गए तो मापे ना। 10 केजी से 65 केजी का हो गया, माप लिए। लेकिन 3 साल के एज में मामा, पापा, चाचा, चाची, 25 साल के एज में 3 घंटा भाषण, कैसे मापिएगा? कौन थर्मामीटर है बताइए? कोई थर्मामीटर है कि सर जी आप में कितना डिग्री विकास हुआ है देखते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन इसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वो भी विकास ही है, डेवलपमेंट। हाँ नहीं, अब वहाँ पर चीज़ें अलग हो जाता है। जैसे वृद्धि विकास का कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर बताया जाएगा। अभी तो हम आपको सिर्फ शॉर्टकट में बताने का प्रयास करें कि ये देखिए कि वृद्धि और विकास में आपको अंतर समझ में आ गया। सीधा ये सोचना है किसी मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग वृद्धि कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग विकास कहेंगे। मात्रा में जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो वृद्धि है, और जिसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते वो क्या है? विकास है। तो उसी तरह से जिस तरह से वृद्धि का क्षेत्र छोटा है, विकास का क्षेत्र बड़ा है, वैसे ही मापन मूल्यांकन है। मापन का क्षेत्र छोटा है, मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा है। तो शिक्षकों का मापन और मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए। यह बात कौन कहता है? हम नहीं कहते हैं, यह बात NCF 2005 कहता है। चलिए आज इतना ही हम रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि YouTube चैनल पर जो हमको देख रहे हैं उनको भी बातें समझ में आई होंगी, और रेगुलर क्लास आप लोग करते रहिएगा। पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपके पास आते रहेगा।